जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपकी स्वागत है। दोस्तों ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकल के आया था उसके अकॉर्डिंग जो है कि हमने यहाँ पे जो है कि आपके सामने एक क्लास लेके आया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अभी जो है कि आपका डीजल मैकेनिक का जो है कि आपका जो है एडमिट कार्ड हॉल टिकट जो है कि डाउनलोड हो चुका है। उनका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो अनदर वालों का भी जो बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो वीडियो है वो सभी ट्रेड आईटीआई के जितने भी ट्रेड वाले हो सबके लिए हेल्पफुल है। जैसे फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। डीजल मैकेनिक हो सबके लिए जो है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन को लिया गया। अगर कोई भी सोचता है कि मैं सिर्फ डीजल मैकेनिक और डीजल मैकेनिक अगर पढ़ के मैं एग्जाम क्रैक कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने जो है कि ओएनजीसी मुंबई का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका भी आपने देखा होगा, जिस पे हमने वीडियो बना रखी है। उस पर क्या आया था, वो सारे ट्रेड वाले से उन्होंने क्वेश्चन लिया है। तो मैंने भी क्या किया, उसी से एक्सपेक्टेड जो है कि हमने क्वेश्चन तैयार किया है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा ये वाला, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ये जो है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का पहला क्वेश्चन बोलता है द टाइप ऑफ स्टील यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इज। चुंबक के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टील का प्रकार है। तो चुंबक के उत्पादन के लिए कौन सा जो है कि इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है वेनेडियम स्टील, सेकंड ऑप्शन है कोबाल्ट स्टील, थर्ड ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील और फोर्थ ऑप्शन है निकल स्टील। तो कौन सा है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है आपका जो चुंबक उत्पादन के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए जो है कि किसका उत्पाद किया जाता है? तो ये जो है कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट स्टील का यूज़ करते हैं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन इस रिलेटेड में बता दूँ कि एक नॉन फेरस मेटल होता है। क्या है? नॉन फेरस मेटल है हमारा, ठीक है। उसमें कौन सा है जो कि नॉन फेरस मेटल होकर भी जो उसमें कि मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक क्रिया के लिए वो काम करता है, कौन सा होता है? तो वो जो है कि हमारा टाइटेनियम में होता है। किसमें होता है? तो टाइटेनियम में होता है। ओके, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन न्यूमेटिक सिस्टम ए सीजर सर्विस द पर्पस ऑफ। न्यूमेटिक प्रणाली में एक सेंसर डैश के उद्देश्य का कार्य करता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम में, न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम पे भी हमने जो है कि एक वीडियो बना रखा है। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो जो है कि न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक पे वीडियो देखे, मैं उसका जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा वीडियो के आखिरी में। तो इसमें क्या पूछता है, तो न्यूमेटिक प्रणाली में एक सेंसर क्या उद्देश्य करता है, तो किसका कार्य करता है? ऑप्शन है ट्रांसमिशन का, कंट्रोल का, फीडबैक का या स्टोरेज का। तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो है कि सेंसर क्या कार्य करता है, तो वो हमारा फीडबैक का कार्य करता है, ठीक है। न्यूमेटिक में क्या होता है हमारा फीडबैक, आप बोलेगा तो क्यों? ये जो है कि एयर कंप्रेसर न्यूमेटिक सिस्टम जो है हमारा न्यूमेटिक सिस्टम, ये जो है कि एयर प्रेशर, एयर के थ्रू चलता है, ठीक है। एयर के वगैरह जो है कि कंप्रेस्ड एयर के थ्रू चलता है। वहीं हाइड्रोलिक अगर बात करें तो हाइड्रोलिक किससे चलता है, तो ऑयल से चलता है। ओके, हाइड्रोलिक ऑयल से चलता है, न्यूमेटिक जो है कि हमारा एयर कंप्रेसर पे चलता है। और ये फिर जो है कि ये क्वेश्चन क्या बोला था कि न्यूमेटिक से जो सेंसर क्या उद्देश्य, तो वो फीडबैक के कार्य को करता है। ओके, जो न्यूमेटिक सिस्टम है एयर जो है कि एयर से काम करता है क्या, तो न्यूमेटिक सिस्टम, और हाइड्रोलिक जो है कि ऑयल से कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं जो कि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो है कि बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कितने जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कि मिले मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। आज का सेशन में 30 क्वेश्चन है, और 30 में 30 कितने बच्चे लोग लाते हैं, मैं जब भी क्वेश्चन यहाँ रीड कर रहा हूँ या फिर आप क्वेश्चन देखो, पॉज करो और उसका आंसर पहले आप लोग सोचो, और फटाक से अपने पेन पेपर में उसका आंसर ए होता है तो ए बी ऐसा करके आप लोग जो है कि क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तो देखता हूँ कि 30 में 30 कितने बच्चे लोग ला सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम का तैयारी जो है कि लास्ट में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वुडरफ चाबी का आकार क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ ए वुडरफ की? वुडरफ की का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है शंकु के साथ गोलाकार का, यानी कि राउंड विथ टेपर, एक वृत्त के खंड के रूप में, द इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट ऑफ साइकिल, या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर स्क्वायर विथ टेपर। तो किस प्रकार का हमारा जो है कि वुडरफ की होता है? तो वुडरफ की हमारा जो है कि सेमी सर्कल में होता है। कैसा होता है? तो यहाँ पे इस टाइप से होता है, ठीक है। कहीं पे इस टाइप से या फिर इस टाइप से आप देखने को आपको मिलेगा। तो ये है वुडरफ की। वुडरफ की का ड्राइंग कैसा होता है? तो इस टाइप से आपको जो है कि वुडरफ की होता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन ऑप्शन दिया है? तो यहाँ दिया एक वृत्त के खंड के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये जो है कि
क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया ऑप्शन को, ताकि जो है कि लॉजिक चेक कर सके कि आप कितना समझते हो, क्वेश्चन पे डिटेल्स आपका कितना पकड़ बना हुआ है। ये तो हो गया कि उड्रव की कैसा होता है, तो उड्रव की का हमने ड्राइंग बता दिया कि कुछ इस प्रकार से आपका सेमी सर्कल में होता है। अगर वहीं बात की जाए कि शेडल की कैसा होता है, तो शेडल की का देखिए मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका जो है एक ड्राइंग हो, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक हल्का सा कर्व जैसा होता है, हल्का वृत्त जैसा, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो हमारा कौन सा की होता है, तो शेडल की होता है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि फेदर की कैसा होता है, तो फेदर की हमारा जो है कि और यूज कहाँ पे होता है, तो देखिए ये मान लो एक जॉब है हमारा, राउंड जॉब है। राउंड जॉब में हमारे यहाँ पे की बैठाना है, क्या बैठाना है, इतना डिस्टेंस पे हमें की लगाना है एक। तो वहाँ पे हम लोग जो कि कैसा की लगाते हैं, तो ये हमारा जॉब है, इसके ऊपर की बैठाना है। तो हमारा वो कैसा बना होता है, एक चाबी नुमा बना होता है, ठीक है। इस टाइप हल्का सा ऐसे ये डीप में रहता है। और यहाँ पे एक बोल्टिंग का थ्रेड स्क्रूइंग करने का, यहाँ पे एक स्क्रू कटा हुआ रहता है, यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ रहता है, और ये जो है कि इसमें असेंबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, तो फेदर की कुछ इस प्रकार होता है। हमने इस पर भी एक फुल वीडियो दे रखा था, तो आप लोग जो है कि उसको भी डिटेल्स में देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या क्वेश्चन बोलता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक सतह के उच्च धब्बों को हटाने की विधि इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग द हाई स्पॉट फॉर ए सरफेस। तो क्या बोलता है कि हमारा हाई स्पॉट सरफेस है, उसको जो है कि हटाने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, या फिर फ्लाइटिंग करते हैं, स्क्रैबिंग करते हैं, या फिर चिपिंग करते हैं। तो कौन सा प्रोसेस करते हैं वहाँ पे, एक जो कुछ इस प्रकार का हमारा मान लीजिए एक प्लेट है, इसके ऊपर जो है कुछ इस टाइप से हमारा कहीं कहीं धब्बा है, इसको जो है कि हमको हटा के इसको जो है कि प्लेन बनाना, एक सरफेस देना है। तो वहाँ पे किस प्रकार का जो कि औजार के द्वारा इसको जो है कि कौन सा प्रोसेस के द्वारा इसको जो कि ठीक करेंगे, तो कौन सा करेंगे, तो यहाँ पे खुरचना यानी कि स्क्रैपिंग करके जो है कि हम लोग जो है कि इसको करके इसको हम लोग एक समतल प्लेट बना सकते हैं, एक फ्रेश प्लेट बना सकते हैं। स्क्रैपिंग कौन सा प्रोसेस है, तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। इसको मशीनिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो मैनुअल प्रोसेस के थ्रू कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है 5 नंबर में, 5 नंबर बोलता है, इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। विच ऑफ द देयर वेल्डिंग ए प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो इंग्लिश कमजोर है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना यार। तो ऑप्शन है टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सीओटी वेल्डिंग, या फिर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टिग वेल्डिंग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में क्या बोलता है, एक वी वेल्ट ड्राइव में वी वेल्ट का कौन समानता होता है। तो हमारा जो कि वी वेल्ट ड्राइव है, उसमें जो है कि किस प्रकार का जो है कि उसका जो एंगल होता है ड्राइव बेल्ट का, वो कितना एंगल में होता है। इन ए वी बेल्ट ड्राइव द एंगल ऑफ वी बेल्ट इज यूजुअली 10 डिग्री टू 20 डिग्री, 20 डिग्री टू 30 डिग्री, 30 डिग्री टू 40 डिग्री, या 40 डिग्री या टू 50 डिग्री। तो हमारा जो कि वी बेल्ट होता है वो कितने एंगल में बना होता है, तो वो हमारा 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में बना होता है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में क्या बोलता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, एक नमूने को ड्रिल करने के लिए, यानी नमूना बोले तो जॉब, ठीक है, जॉब की बात कर। एक नमूने को ड्रिल करते समय टंकी के पानी यानी जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसको शीतलक के रूप में प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। ये बोल रहा जो कि हमारा नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर उसको जो है कि कूलेंट के रूप में हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, वे इज टेप वाटर नॉट यूज ए कूलेंट वेल ड्रिलिंग ए जॉब। तो हमारा बोल रहा है कि एक जॉब है उस पर जो कि ड्रिलिंग करना है, यहाँ पे मान लो ड्रिलिंग करना है, इस पर जो कि हम कूलेंट के रूप में एक नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं या फिर जो नॉर्मल वर्क के लिए यूज़ करते हैं उस वाटर को हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। यह अपर्याप्त शीतलक प्रभाव देता है, इट गिव्स इन्फोर्सेस कूलिंग इफेक्ट, यह नमूने के लिए संक्षारण का कारण बन सकता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्षारण का कारण बन सकता है।
संक्षारण का काम हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल वाटर को अगर यूज करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाता है कि जॉब पे जंग लग जाता है। जॉब हमारा किसका होता है? तो मेटल का होता है। मेटल पे अगर नॉर्मल वाटर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जंग लग जाता है, रस्ट बैठ जाता है। तो रस्ट बैठने से क्या होता है कि हमारा जॉब खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो हम लोग जो कि सोल्यूबल ऑयल का यूज़ करते हैं। इसका रेशियो कितना होता है? ऑयल हमारा रहेगा अगर 1 लीटर तो हमारा जो है कि वाटर रहेगा, वाटर कितना रहेगा? तो 20 लीटर। तो इसका जो है कि कभी कभी पूछ देता है ऑयल और वाटर का रेशियो, तो हमारा हो जाता है 1:20। और कभी वाटर वाटर और ऑयल का पूछ देगा तो ये हमारा वाटर और ऑयल है, तो इसको आगे पीछे कर लो, पीछे आगे कर लो, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमारे देखिए ड्रिल के लिए किस नॉर्मल वाटर का क्यों यूज नहीं करते हैं? तो क्योंकि ये हमारा ड्रिल जो है कि जॉब को खराब कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोलता है? 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में ऑक्सीजन की अधिकता होती है? और पूछा कि कौन सा ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है जिसमें कि ऑक्सीजन की अधिकता होती है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ऑप्शन है, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कॉन्टैक्ट कॉन्टेंस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम या फिर कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो है कि कार्बन जो कि वर्क होता है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है। अब यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन फ्लेम में जो है कि आपका ऑक्सीजन फ्लेम में ऑक्सीएसिटिलीन और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इसका कितना रेशियो होता है? तो हमारा ऑक्सीजन का कभी भी कार्बोराइजिंग प्रोसेस जब हम लोग करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे सॉरी, ये जो कि ऑक्सीएसिटिलीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीएसिटिलीन में जब भी हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं तो इसका रेशियो होता है, ऑक्सीजन का हो जाता है हमारा 1.5 और ये जो है कि इसका एसिटिलीन का हो जाता है 1। ठीक है, ये हमारा जो है कि हो जाएगा। फिर कार्बोराइजिंग का बोलेगा, कार्बोराइजिंग का कितना होता है? तो कार्बोराइजिंग का सॉरी एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिसवर्ड बोल दिया हूँ। हमारा ऑक्सीएसिटिलीन का होता है 1, ठीक है, कितना होता है? तो 1, और ऑक्सीजन का होता है 1.5, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 1:1.5। ठीक है, फिर वहीं अगर इसका बोल देता है आपका कार्बोराइजिंग का कितना होता है रेशियो? तो 1:2.2। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका जो है कि 1 रेशियो में रहेगा ऑक्सीजन, तो आपका जो है कि एसिटिलीन जो है कि 2.2 में रहेगा। अगर वहीं न्यूट्रल फ्लेम की बात की जाए तो ये दोनों बराबर होते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है कि बराबर होते हैं, 1:1 की रेशियो में होती है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको एक गलत बोल दिया था तो आपको मैंने उसको सुधार दिया। चलिए 9th नंबर देखते हैं। 9th में क्या बोलता है? अर्थ वायर का रंग होता है। हम लोग घर में बिजली का कनेक्शन यूज करते हैं, अर्थ वायर कलर, ठीक है, हम लोग घर में इलेक्ट्रिक बिजली का कार्य कर वर्क होता है घर पे। आप उसमें देखते हो एक फेज होता है, एक जो है कि अर्थ होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो वहाँ पे 2 वायर आती है, तो फेज एक बोलते हैं, एक अर्थिंग बोलते हैं। तो उसमें फेज वाला कभी भी हमारा रेड होता है, और ये जो है कि हमारा कौन सा कलर होगा, इसके बारे में अर्थ के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा या फिर ग्रीन होगा। तो कौन सा कलर होता है? तो हमारा जो है कि अर्थ ग्रीन कलर का होता है। आप कभी भी आपने यहाँ देखिएगा कि जब भी आपका यह इलेक्ट्रिकल मिस्त्री काम करता है तो 2 कलर का वायर का इस्तेमाल हमेशा करता है। अगर आपका रेड और ग्रीन नहीं लगा रहा है, रेड कैसा नहीं लगा रहा है, रेड और ग्रीन नहीं लगा, तो वहाँ पे कैसे एक हार्ड कलर रहेगा, एक नॉर्मल कलर, एक लाइट कलर जिसको बोलते हैं कि लाइट कलर रहेगा। ऐसा आप कंपनी के थ्रू लेके चलिए तो कंपनी में आपका जो है कि कभी भी हार्डवेयर के लिए जो है कि फेज के लिए आपको रेड कलर लगाएगा और अर्थिंग के लिए जो आपका ग्रीन कलर ही लगाएगा। ओके, ये इसका चेक करने का और देखने का, ताकि पता चले कि कौन कौन सा वायर जो है कि फेज का है और कौन सा है जो कि हमारा अर्थिंग के लिए है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या बोलता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? समतल कोण की इकाई क्या है? ऑप्शन है डिग्री, रेडियन, अस्टेराइडियन या फिर मोल। तो जो है कि समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल की बात कर रहा है। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का जो है कि क्या उसका होता है इकाई, ऐसा यूनिट की बात कर रहा है, ऐसा यूनिट मान लीजिए, तो यूनिट की बात कर रहा है
तो एक जो है कि प्लेन एंगल के लिए तो क्या होता है इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होता है वो हमारा होता है रेडियन में। इसको किस में नापते हैं, तो रेडियन में। एक रेडियन बराबर कितना होता है, कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूँ। एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। ओके, कितना होता है, तो एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक जो है कि और आपको बता दे रहा है, ये जो है कि एस्टेरॉयडियल। एस्टेरॉयडियल किसमें होता है, तो जो सॉलिड एंगल होगा, क्या होगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जब भी रहेगा तो सॉलिड एंगल में हमारा क्या होता है, तो एस्टेरॉयडियन का यूज करते हैं। एस्टेरॉयडियन से इसका यूनिट होता है। डिग्री किसका होता है, तो डिग्री आप लोग एंगल नाप लेंगे, जो भी नॉर्मल एंगल के लिए होता है वो हमारा डिग्री में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोलता है, इनमें से कौन सा माप उपकरण एक अस्थायी प्रकार का उपकरण है। विच ऑफ देयर मेजरिंग टूल इज ए फिक्स टाइप ऑफ टूल। ये बोल रहा है कि कौन सा हमारा जो टूल है वो जो है कि फिक्स टाइप है, कि उसको जो है कि बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर या फिर बेवल प्रोटेक्टर। तो ये कौन सा होता है, तो ये हमारा जो है कि स्टील रूल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक बार अगर मान लीजिए हमारा जो है कि 1000 का है, 1000 mm, या फिर आप जो कि नॉर्मल घर पे यूज करते हो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, वो हमारा कितना होता है, तो 15 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लोग 150 mm में डिनोट करते हैं। 150 mm में होता है आपका जो स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, फिर स्टील रूल, दोनों का एक ही चीज़ होता है सीक्वेंस पे। तो जो कि ये है, इसको जो हम लोग कभी बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। वही माइक्रोमीटर को 25-50 अगर ले लिए, या फिर 0 से 25 तक का नाम लिख सकते हैं, और 25 इसको जो है कि छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके इसको करते हैं। वर्नियर कैलिपर को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, बेवल प्रोटेक्टर को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट स्टील रूल को हम लोग कभी भी छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो लिस्ट काउंट सबका देख लिया, स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.5 mm, ठीक है, या फिर 1/2 mm भी रहेगा तो भी सही है। माइक्रोमीटर का कितना होता है, तो 0.01 mm, कितना होता है, 0.01 mm। वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, तो 0.02 mm। और बेवल प्रोटेक्टर का कितना होता है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का तो इसका होता है 5 मिनट्स। कितना होता है, तो 5 मिनट्स इसका लिस्ट काउंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन से रिलेट कर करके जो है कि और सारे क्वेश्चन को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो है कि आप लोग जो है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझा सको कम समय, इसके लिए मैं इतना जो है कि मेहनत कर रहा हूँ। तो इसके बदले मुझे क्या चाहिए आपसे, तो बस एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर पहली बार आप खुद विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। बस इतना ही तो हम आपसे चाहते हैं। फ्री में तो क्लास दे रहा हूँ, फ्री में क्लास दे रहा हूँ, तो इसके एवज में बस इतना तो आप कर सकते हो मेरे के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर क्या बोलता है, उस उपकरण का नाम बताएं जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में देख लेते हैं। टिल द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड इन मार्किंग एंड डिवीजन ऑफ स्मॉल। तो ये पूछ रहा है कि हमारा एक छोटा सा डिस्टेंस नापना है, उसमें भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कीजिए कि एक सर्कल हमने बना लिया, ऐसा बताइए जिससे हम सर्कल ही बना लें, उससे जो है कि अलग अलग एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि डिवाइडर से हम लोग क्या करते हैं, 15 डिग्री का कौन बनाना हो, 60 डिग्री का बनाना हो, 90 डिग्री का बनाना हो, या फिर 120 डिग्री का बनाना हो, या 180 डिग्री का बनाना हो, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये कौन सा होगा, ये इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है स्मॉल कंपास यानी कि छोटा कंपास, लार्ज कंपास बड़ा कंपास, प्रोटेक्टर, या फिर इंकिंग पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे क्या बोला है, स्मॉलर के बारे में पूछा ना, डिवीजन ऑफ स्मॉलर, छोटी उपकरण। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा स्मॉल कंपास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर बड़ा वृत्त खोजना है तो ये छोटा वृत्त बनाने के लिए हो गया। अगर हमें बड़ा वृत्त, लार्ज बड़ा वृत्त बनाना होता है तो किसका यूज करते हो, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेमल का यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेमल का। चल नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या बोलता है, 30 नंबर में बोलता है एक कैरिज को गतिमान करने और एक सेकेंड, एक कैरिज को गतिमान करने और नियंत्रित करने के लिए क्या क्रियाविधि होती है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग ए सर कैरिंग, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, एप्रन या टूल पोस्ट। ये बोल रहा है कि कैरिज जो लेथ मशीन में हमारा लगाता है, किसमें लगाता है, तो लेथ मशीन में, उसके ऊपर जो कैरिज होता है, वो जो कैरिज होता है उसको मूव कराना है, लेफ्ट राइट जो भी है, तो उसको एक क्रिया देना है, उसको मूव कराना है, उसको नियंत्रित करने के लिए किसका यूज़ होता है, किससे उसको जो है कि नियंत्रित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एप्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। चलिए नहीं देखते 40 नंबर। 40 नंबर में क्या बोलता है? 40 नंबर है, एक रिवेट जोड़ डैश की वजह से अपनी सर्विस अवधि के दौरान विफल नहीं हो सकता। तो कौन सा उसका रिवेट का क्या ऐसा कारण है जो कि वो अपना वर्क कर रहा है जब भी, मतलब कि वो जब भी रिवेट को लगा दिया कहीं भी, एक दो में रिवेट का यूज कहाँ होता है? तो दो पार्ट को जो है कि जोड़ने के लिए, ए और बी पार्ट है उसको जोड़ना है, तो हम लोग जो कि रिवेट का यूज करते हैं। रिवेट किस में आता है? तो आपका जो कि एक फास्ट लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। ये जो कि आपको परमानेंट लॉक कर सकता है। सेमी सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है, सॉरी किस में आता है? तो रिवेट सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। परमानेंट लॉकिंग में क्या आता है? परमानेंट डिवाइस, परमानेंट रिवेट में, परमानेंट जॉइंट में, तो वो आपका जो है कि वेल्डिंग जो है कि परमानेंट जॉइंट में आता है, ये सेमी परमानेंट। और नट बोल्ट किस में आता है? तो जो है कि आपका जो है कि कम समय के लिए जो कि सर्विस क्विक फास्टनर के रूप में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, खोलने और बंद करने के रूप में। तो एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रिवेट जोड़ डैश की वजह से अपनी सर्विस अवधि के दौरान विफल नहीं हो सकता। ऑप्शन है टेयरिंग, शेयरिंग, बेंडिंग या क्रशिंग। तो किसकी वजह से वो जो है कि अपने जो कि अवधि से खराब नहीं हो सकता है? तो वो जो है कि बेंडिंग की वजह से। किसकी वजह से? तो बेंडिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों होता है? क्योंकि उसमें देखिएगा कुछ इस प्रकार का हमारा जो है कि रिवेट बना होता है, ये टी आकार का होता है कुछ हमारा जो है कि एक पार्ट जो है कि एक तरफ ये ऐसा सेमी सर्कल में बना होता है और दूसरा पार्ट जो है कि इसको जो है कि यहाँ पे हमारे घुसता है। ये घुसने के बाद कभी हम लोग इसको पंच नहीं करते हैं। किसको करते हैं? तो ये जितना पार्ट बाहर आता है, मान लीजिए हमारा जो है कि आपको जो है कि यहाँ पे मैं समझाने को, हमारा जो है कि प्लेट यहाँ पे आ गया, ये जो है कि एक्स्ट्रा पार्ट बच गया, तो हम लोग जो इधर से पंच करके इसको जो है कि मार्क बनाते हैं, या फिर इधर से ही पंच करके, तो हर दिस कंडीशन में मुड़ता यही है, ये मुड़ के फ्लैट हो जाता है ये वाला एरिया। तो वहाँ पे जो है कि हमारा जो कि वो क्या होता है? तो प्रोसेस बेंडिंग प्रोसेस के थ्रू उसको वर्क करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में क्या बोलता है? ए ट्रेन रनिंग एट 20 मीटर्स पर सेकेंड। बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है कि एक सेकेंड में वो 20 मीटर जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड के गति से जा रहा है। कम टू स्टॉप इन 6 सेकेंड, तो वो 6 सेकेंड के बाद रुक गया। तो डिस्टेंस कवर्ड, तो वो 6 सेकेंड में कितना दूरी तय किया? 20 मीटर प्रति सेकेंड पर चलने वाली गाड़ी 6 सेकेंड में रुक जाती है, तय की गई दूरी। इसका स्पीड जो है कि एक जो है कि 20 मीटर जो है कि 1 सेकंड में ये तय करता है हम, तो ये जाता है। तो ये बोल रहा है कि इसने 6 सेकंड ही चला और फिर बंद कर दिया, हो गया है, इसने गाड़ी रोक दिया। तो कितना हो जाएगा? इसका जो कि मल्टीप्लाई कर दो तो 20 × 6 कर देंगे तो 120 इज द राइट आंसर। 120 मीटर इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो है कि सिंपल आपको जो है कि मैथ का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जो कि उसका बेसिक भी देख लेना। 16 नंबर क्या बोलता है? व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट वेट। मतलब बोल रहा है कि भार के संबंध में क्या सही नहीं है। तो भार के संबंध में ऑप्शन क्या देता है? हम किसी वस्तु का वजन कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ओके, क्या बोल रहा है? ये स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा जो है कि ये मापा जाता है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है वेट ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। किसी वस्तु का जी यानी ग्रेविटी के माप पर निर्भर करता है। थर्ड ऑप्शन बोलता है भार एक अधिशासी है। वेट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। फिर है फोर्थ नंबर वेट ऑफ ए बॉडी वर्सन फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस। किसी वस्तु का भार स्थान के अनुसार होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भार एक अदिश राशि है। अब क्यों है इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला, भार के संबंध में क्या सही नहीं है, इस चीज़ को नहीं है, क्या सही है इसको देखिए। और बाकी जो 3 ऑप्शन बचता है हमारा ए, बी एंड डी, ये तीनों जो है कि भार के एवरेज में ये जो है कि सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा ये गलत होता है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में क्या क्वेश्चन बोलता है? 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है तेल का वह तापमान बिंदु जिस पर तेल गाढ़ा होकर जमता नहीं है बल्कि बहता रहता है, इसे कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ ए ऑयल ऑन विच द ऑयल थिकनेस एंड डज नॉट एक्मोट एंड ए कीप फ्लोइंग से। ये बोल रहा है कि एक जो है कि हमने ऑयल है
वो जो है एक समय के बाद उसको मैं हीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, नीचे से फ्लेम देके हीट कर रहा हूँ। तो एक समय के बाद वो गाढ़ा होना बंद हो जाता है और वो जो है कि और लिक्विड मोशन में और वो जो है कि वो बहने लगता है। तो वैसा किस किस पॉइंट पे होता है, तो कितना पॉइंट पे, क्या वो फायर पॉइंट पे होता है, ऑक्सीडेशन फाइल पे होता है, या फ्लेम पॉइंट पे, या फिर पोर पॉइंट पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है प्योर पॉइंट पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्या होता है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा और समझिए। ये जो है कि जब भी अगर मैं ऑयल को हीट कर रहा हूँ तो ये जो है कि हीट करने का तो उसको डेंसिटी घटेगा, फिर उसके बाद जो है कि वो अचानक से जब एक पोर पॉइंट के बाद वो जो है कि गल के वो जो है कि पूरा जो कि लिक्विड मोशन है, फिर वो जो है कि एकदम पूरा तरल पदार्थ में वो बन जाता है। हमारा ऐसे भी ऑयल के साथ हम लोग देखते हैं तो वो तरल पदार्थ में ही हम लोग उसको जो है कि लिक्विड मोशन में हम लोग देखते हैं। अब आपका जो है कि हमने पोर पॉइंट को बता दिया। अब फ्लैश पॉइंट में क्या होता है, तेल जो है कि चमकने लगता है। फ्लैश पॉइंट में अगर हम लोग हीट करेंगे ऑयल को जो है कि हम लोग फ्लैश पॉइंट पे हीट करेंगे तो वो जो कि चमकने लगेगा, ठीक है, लाइट उसमें आ जाएगी। फिर फायर पॉइंट में क्या होता है, तो इसमें आग लगती है, तो आग तो नहीं लग पाती है बेसिकली, वहाँ जो है कि धुआं आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो धुआं हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर में क्या क्वेश्चन बोलता है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है थ्रेड के स्वरूप की जांच का प्रयोग करके की जाती है। द फॉर्मेट ऑफ ए थ्रेड इज चेक्ड यूज ए चेक। हमारा बोल रहा है कि थ्रेड का जो है कि जांच करना है, हमने किसके थ्रू जो है कि थ्रेड का जांच कर सकते हैं। एक तो हो जाता है हमारा थ्रेड जांच करने का थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग उसका आंसर मानना होता है। ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर के द्वारा, फिर बोलता है माइक्रोमीटर के द्वारा, फिर बोलता है ये जो प्रोफाइल मीटर के द्वारा, या फिर वर्नियर कैलिपर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर के द्वारा। क्यों हम इसको बोल रहे हैं और इसका आंसर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप जब भी किसी थ्रेड को लेना, आप अगर आपके पास एक बोल्ट होगी उसको लेना, हल्का उसमें तेल लगा लेना, उसको आप पेपर पे या फिर आप अपने फिंगर पे हाथ थैली पे उसको प्रेस करना। उसके बाद उससे क्या डिस्टेंस, उससे आप नॉर्मली अगर आप चाहोगे ना तो उसका पिच का डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो। एक आपको नॉर्मली आपको बेसिकली भाषा में आपको समझा दिया हूँ, देहाती भाषा जिसको बोलते हैं, कि देहाती भाषा में आपको समझा दिया हूँ कि अगर उसका डिस्टेंस नापना है तो थ्रेड का, तो उससे जो है कि आप आसानी से उसका पिच नाप सकते हो कितना पिच का है। ठीक है, तो यही जो है कि ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर जो करते हैं वो इसी को करते हैं। माइक्रोमीटर द्वारा क्या करते हैं, तो हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, कई प्रकार के डेप्थ माइक्रोमीटर, ऐसे करके कई सारे माइक्रोमीटर होते हैं। फिर होते हैं हमारे प्रोफाइल माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सारे का यूज आप लोग जो है कि जानते ही हो। अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो देख के मैं जो कि एग्जाम क्रैक कर लूँ, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। हमने कई सारे वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाओ, वो सारे वीडियो देखो, अनदर बुक देखो, उसके बाद ही जो है कि, क्योंकि क्वेश्चन का लिमिट जो है कि मैं अगर 50 क्वेश्चन दे दूँ और बोलूँ कि 50 में 50 आएगा तो गलत हूँ। ठीक है, हाँ, एक दो क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। और हर वीडियो से मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन से रिलेट करके जितना भी ऑप्शन होता है वो ऑप्शन को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, जितना हो पाता है पॉसिबल, जिसका क्लियर कराने लायक होती है। तो आप लोग भी वैसे ही करो, आप लोग हमारे के लिए क्या करो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। क्योंकि जब भी आप लोग आते हो, मैं देख रहा हूँ कि अभी ओएनजीसी की एग्ज़ाम आई है, तो ओएनजीसी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सब क्या कर रहे हैं कि डीजल मैकेनिक, या फिर अपने ट्रेड वाले फीटर को सर्च कर रहे हैं, मशीन वाले मशीन को सर्च कर रहे हैं। ऐसा कुछ मत करना, सारा वीडियो देखो तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाले है। क्योंकि कोई भी एक पेपर अगर दे के कोई चाहे कि अगर मैं निकाल लूँगा, तो भ्रम में मत रहना, ये आप जीरो में हो जाओगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 को क्या बोलता है। दो शीट मेटल के टुकड़े को एक साथ बनाने के लिए जोड़ा जाता है। दो शीट मेटल है, उसको एक बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, टू शीट मेटल पीसेस आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए। सीम करते हैं, हेम करते हैं, नोच करते हैं या क्लैम्प करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे जो हम लोग सीम करते हैं। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो सीम ऑप्शन में ए। सीम भी कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, तो हमारा होता है लेफ्ट सीम, और कौन सा होता है, तो डबल सीम, फिर जो है कि ग्रोविंग सीम, ऐसे करके और भी कई प्रकार की सीम होती है। ठीक है, नोच भी हमारे कई प्रकार की होती है। नोच कौन कौन सा हो जाता है, आपको जो है कि स्ट्रेट नोच हो जाती है, फिर से वी नोच हो जाती है, और एक जो है कि रेक्टेंगल नोच हो जाती है। ऐसा करके कई प्रकार की नोच होती है।
क्लैम्प डिवाइस में तो आप जो है कि एक प्लायर से लेकर प्लायर वाइस वगैरह जो भी है वो सारे क्लैम्प डिवाइस के अंतर्गत आती है। ये सारे जो है कि आप लोग जो है कि ये सारे को अच्छे से क्लियर कर लो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। तो नेक्स्ट 20 नंबर देख लो। 20 नंबर क्या बोलता है, द टेम्परेचर एट विच बोथ सर्कल्स एंड फ़ारेनहाइट स्केल रील टू सेम, जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान रीड करते हैं वो तापमान क्या है। ये हमारा जो है कि एक समझो कि हम लोग कभी भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान हम लोग एक अलग हमेशा अलग अलग देखते हैं कि किसी को फीवर नापते हैं तो 98 आता है और फ़ारेनहाइट में 38, ऐसा कुछ मतलब अलग अलग आपका जो है कि जो आपका सेल्सियस में अलग आता है और फ़ारेनहाइट में अलग आता है। तो ऐसा किस टाइम में जो है कि जब आपका दोनों इक्वल आता है कितना साइज पे, तो जब -40 अगर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो जाएगा तो वहाँ पे जो है कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो 21 नंबर देख लेते हैं हम। 21 नंबर में क्या बोलता है, 21 नंबर में बोलता है थर्मल गुणों जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी या एक ईंधन द्वारा उत्पादित गर्मी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा जो कि हम लोग जो है कि गर्मी को हम मापते हैं, ईंधन को मापते हैं, कोई भी हीट जनरेट कर रहे हैं जिसमें भी उसको हम लोग मापते हैं। एक तरह से बोले तो बुखार को भी माप लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर thermal property such as heat capacity और heat product by a fuel। तो कौन सा है जिसके द्वारा हम लोग सभी जो कि फीवर को नाप लेते हैं, आपका हीट को नाप लेते हैं, आग को नाप लेते हैं। ऑप्शन है पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, कैलोरीमीटर या फिर मैनोमीटर। अब तक तो हम लोग क्या है फीवर नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते थे। अब जो है कि हीट वगैरह को नापना है, आपका सूर्य की गर्मी को नाप लेना है, आपको बॉडी का टेम्परेचर को नाप लेना, तक क्या इसका राइट आंसर होगा, तो वो हमारा हो जाएगा पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये पायरोमीटर कैसा होता है कि आप लोग देखें हम, जी हाँ आप लोग देखें हैं कोविड के समय आप लोग जो कि देख रहे होंगे कि कोविड के समय जो है कि आपका फीवर नापा जाता था। ये गन के जैसा जो देखना होता कुछ इस प्रकार से आप लोग जो है कि देखते थे। ये जो गन यही है हमारा कौन सा मीटर है, तो ये हमारा फायरोमीटर है जिसका कि चाइना ने बहुत कमाया। ये हमारा कौन सा मीटर है, तो ये फायरोमीटर है। इसके द्वारा जो कि हम लोग जो कि आसानी से नाप सकते हैं। ये कॉन्टैक्टलेस मशीन है। ठीक है, ये जो कि किसी के संपर्क में बिना आए जो है कि दूर से ही हम लोग उसको जो है कि नाप सकते हैं फीवर को वगैरह को। अगर हमारा फीवर वगैरह को नापना है तो हम लोग जो है कि बिना किसी का कांटेक्ट में आए ही उसे हम लोग नाप सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या बोलता है, 22 में बोलता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिवेटिंग प्रक्रिया के होने वाली हानि को रोकने के लिए रिवेट हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। और ये बोल रहा है कि रिवेटिंग कर रहे हैं। रिवेट हमारा कैसा होता है, तो कुछ टी आकार का होता है, हमने आपको पहले बताया। अब इसको जो है कि हम कहीं पे रिवेटिंग कर रहे हैं, इसको जो है कि इसका हानि ये हेड वगैरह खराब ना हो, तो इसके लिए हम लोग जो है कि किसका यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, स्नैप का, डॉली का, या रिवेट सेट का। यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, तो किसका यूज करते हैं, स्निप का, डॉली का या फिर रिवेट सेट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉली इज द राइट आंसर। अभी डॉली कैसा होता है, पहले तो आप समझ लो रिवेट, ये हमारा रिवेट हो गया कुछ इस प्रकार रिवेट। और रिवेट को ऊपर जो है कि इस प्रकार से इसको कवर करने के लिए, यानी कि ताकि जो इसको अगर अपोजिट करके जो इसको उल्टा ड्राइंग बनाता हूँ मैं, अगर जो है कि इस प्रकार से हमने किया, ये हमारा रिवेट हो गया। तो इसको जो है कि कवर करके, क्योंकि यहाँ पे हैमरिंग करेंगे, इसको जो है कि हैमरिंग करेंगे, इसको जब चपटा करेंगे तो इसको जो है कि सेफ्टी देने के लिए, इसको कुछ हो ना इस हेड को, उसको सेफ्टी देने के हम लोग डॉली का यूज़ करते हैं। तो डॉली हमारा एक जो है कि सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या आंसर देता है, क्वेश्चन है पतले सुराखों में प्रयोग रेती यूज फाइल इन द थिन हॉल। तो पतले सुराखे का ये हॉल जो है कि काफ़ी पतला है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं, सर्कल फाइल, स्क्वायर फाइल, टेल फाइल या फिर नन ऑफ द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रेड टेल फाइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको रेड टेल फाइल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में समझ लो चूहे की पूछ। क्या बोलते हैं, तो चूहे की पूछ वाली फाइल। 24 नंबर। 24 में क्या बोलता है पाइप असेंबली में सन पैकिंग क्यों उपयोगी है। यहाँ पे सन होगा, यहाँ हेम्प होगा। ठीक है, कौन सा है, हेम्प। पैकिंग क्यों जो है कि आवश्यकता है, उपयोगी है। ऑप्शन है
कसी हुई फिटिंग प्राप्त करने के लिए, फिर है रिसाव रोकने के लिए यानी कि लीकेज को रोकने के लिए, कार्य सुविधा के लिए, या फिर चूड़ियों के बीच अंतराल भरने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कि हम पैकिंग क्यों करते हैं तुम लोग? तो हम लोग करते हैं लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है, टू प्रोवाइड द लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट द लीकेज, लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर देखते हैं हम। आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है उसको जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर 30 में आपका 20 आ रहा है तो 20 बताना, 10 आ रहा है तो 10/30। इस टाइप से आप लोग जो कि कमेंट जरूर करना कि सर हमारा इतना आ रहा है, क्योंकि एग्जाम का आखिरी टाइम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 25 नंबर। मोमेंट ऑफ ए बॉडी वाट, किसी पिंड का संवेग, किसी पिंड का संवेग के बारे में पूछ रहा है। एक फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है। संवेग को किससे डिनोट करते हैं? तो पी से। किससे करते हैं? तो पी से। तो पिंड बराबर संवेग बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? तो मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है हमारा? मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे देखते हैं कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। संवेग बराबर क्या हो गया? तो हमारा द्रव्यमान गुने वेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखो फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ गया आपका। तो हर प्रकार का ये जो कि ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वहीं सारे से हमने जो है कि क्वेश्चन को लिया है, जो कि आपको जो ONGC के लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को मैंने ये तैयार किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन 26 में क्या बोलता है? पाइप के सिरे को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज द एंड ऑफ ए पाइप। तो पाइप है हमारा, ये हॉल है, हॉल पाइप को हमें यहाँ पे कवर करना है कि एक तो समझ तो पानी जा रहा है, दूसरा अच्छा से निकले ना, तो उसको कवर करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल भाषा यहाँ पे कैप लगा देंगे। यूनियन का यूज कहाँ करते हैं? अगर पाइप में और एक पाइप जोड़ना होता है तो यहाँ पे हम लोग जो है कि यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है कि एक यूनियन के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है कि खोल सकते हैं इसको, जब ना तब हमको खोल भी सकते हैं यहाँ पे और फिर से लगा भी सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो कि यूनियन का यूज करते हैं। रिड्यूसर का यूज कहाँ करते हैं? रिड्यूसर का समझिए हमारा जो है कि 10 इंची का पाइप है, ये मान लीजिए 10 इंची का पाइप है, और ये हमारा जो है कि इसको अब 5 इंची के पाइप वाला में हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूसर लगाएंगे। एक साइड जिसका डाया बड़ा होता है, दूसरा साइड का डाया छोटा होता है, ठीक है। तो दूसरा साइड का डाया छोटा होता है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? तो रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यूनियन का कहाँ करते हैं? तो दो पाइपों को जोड़ने और खोलने के लिए वहाँ पे, ताकि इसका कि जोड़ भी सके और खोल भी सके। कैप का इस्तेमाल हमने कवर करने के लिए कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या बोलता है? हम फिलिप्स स्क्रू को खोलने कसने के लिए प्रयोग, यूज टू टाइट द ओपनिंग, टाइट द ओपनिंग ऑफ द फिलिप्स स्क्रू। तो फिलिप्स स्क्रू का जो है कि टाइट करने और ओपन करने के लिए हम लोग किस जो है स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं? तो नाम से ही पता चला फिलिप्स स्क्रू है, तो ऑप्शन में फर्स्ट में देता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में क्या बोलता है? हम 28 नंबर बोलता है फ्लैंज कपलिंग में प्रक्षेप का व्यास सामान्यतः रखा जाता है शाफ्ट के व्यास का। इन ए फ्लैंज कपलिंग द प्रोजेक्ट डायमीटर इज नॉर्मली कीप्ड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो फ्लैंज कपलिंग के प्रक्षेप में व्यास सामान्यतः रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? आधा रखा जाता है, हाफ, या फिर 1.5 गुना, या फिर 2 गुना, या फिर 2.5 गुना। तो कैसा रखा जाता है जो फ्लैंज और कपलिंग में प्रक्षेप में व्यास? तो जो कि हमारा 1.5 गुना रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या बोलता है? ए फ्यूज प्रोवाइडेड डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्कल। एक फ्यूज बिजली के सर्किट में डैश प्रदान करता है। तो फ्यूज जो है कि बिजली के सर्किट में क्या प्रदान करता है? अभी हम लोग जो है कि पहले फ्यूज यूज करते थे, अभी भी हम लोग कहीं सारे जगह फ्यूज दिखेगा, और अब कई जगह आप जो कि आपको MCB आ गया, ठीक है। MCB का भी वही काम है जो कि कल तक फ्यूज का था। फ्यूज में क्या होता है? जो है कि एक प्लग जैसा होता है, आपको जो है कि कुछ स्टेप से मान लीजिए यहाँ पे रहता है, ये और ये वाला भाग जो है कि हमारे बोर्ड के अंदर जाता है, इसमें टंगस्टन वायर से इसको बंधा हुआ रहता था। MCB आ गया, MCB बॉक्स जो लगता है आपके बोर्ड घर पे। तो यही पूछ रहा है कि फ्यूज जो बिजली सर्किट के साथ कैसा प्रदान करता है, क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। शॉर्ट सर्किट को सुरक्षा देता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ओवरलोड की सुरक्षा देता है, ओवरलोड होने से बचाता है। या फिर बोथ, ए और बी। सर्किट यहाँ बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड सुरक्षा दोनों। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा यही हो जाएगा। ओवरलोड होता है तो भी फ्यूज जो है कि जल जाता है,
और शॉर्ट सर्किट होने रहते तो भी, क्योंकि जब भी हमारा मीटर के जस्ट बगल में करंट सप्लाई को जो है कि एक स्थिर बना रखने के लिए जो है कि फ्यूज़ का यूज करते हैं। फ्यूज़ से जैसे ही अगर हमारा करंट एक मापदंड जितना भी हमारे उस पर चेक है उससे अगर ज़्यादा होता है तो वो फ्यूज ऑटोमेटिक गल जाता है, जिससे कि आपका जो है कि आपका घर का सारा बिजली कनेक्शन बचा रहता है। वो चाहे आपका रूम, आपका फ्रिज, एक्सी जो भी आपके घर पर चल रहा हो उसके थ्रू ही बच जाता है। एक छोटा सा फ्यूज जो है आपके घर के सारे लोड को आपका सहन करता है। चलिए लास्ट 30 नंबर से पहले आपका जो है कि आपके लिए एक है, हालांकि लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर से पहले का है। आप लोग जो है कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर दो। और जो भी अब तक अपने दोस्त लोग, जो भी आपके दोस्त पढ़ाई करते हैं टेक्निकल है, उन लोगों को यार शेयर कर दो और उनको ही बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसमें नित्य दिन जो है कि आपको वीडियो डालता हूँ। आपका जो है कि बहुत ही जल्द 10 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो है कि मैं आपके लिए काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ, तो उसको एवज में मुझे क्या चाहिए, तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो चाहिए। चलो नेक्स्ट 30 नंबर देखता हूँ। 30 नंबर क्या बोलता है, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विच कास्ट आयरन कॉन्टेंस कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म। किसी कास्ट आयरन में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में होता है, तो कार्बन ग्रेफाइट के रूप में कौन सा होता है, तो जो है कि ग्रे कास्ट आयरन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।